आज हम लोग अपने इस लेक्चर में वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। आप लोग पहले से वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में फैमिलियर हैं, लेकिन फिर भी हम लोग आज वेरिएबल और कांस्टेंट को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के रेस्पेक्ट में पढ़ने की कोशिश करेंगे। हम लोग जानते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिखा a इज इक्वल टू 10, यहाँ पर a एक वेरिएबल है और 10 एक कांस्टेंट है। ये हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं। यहां हम लोग देखेंगे कि कोडिंग के रेस्पेक्ट में वेरिएबल और कांस्टेंट का क्या मतलब है, यहां इसका क्या यूज है। कोई मैथमेटिक्स तो हम सॉल्व कर नहीं रहे हैं, हम तो कोडिंग पढ़ने जा रहे हैं, हम प्रोग्रामिंग सीखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर वेरिएबल और कांस्टेंट का क्या रोल है। जो रोल वेरिएबल और कांस्टेंट का मैथमेटिक्स में था वो तो यहां भी है, इसके अलावा भी वेरिएबल और कांस्टेंट का कुछ और रोल यहाँ पर है। ये बताऊं मैं आपको कि जो हमारे कंप्यूटर की मेमोरी होती है, मैं पहले तो आपको मेमोरी कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूं। हम लोग फोन यूज करते हैं, जब भी आप फोन परचेज करने जाते हैं किसी शॉप पर, तो आप पहले ये बात करते हैं कि हमारे फोन का इंटरनल कितना होगा, एक्सटर्नल कितना होगा, प्रोसेसर कैसा है। ये तीन बातें हम स्पेशली ध्यान में रखते हैं। इंटरनल कितना है, एक्सटर्नल कितना है और इसका प्रोसेसर कैसा है। अब इंटरनल कितना है ये जानने का क्या मतलब है आपका, एक्सटर्नल कितना है ये जानने का क्या मतलब है आपका। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं मोबाइल फोन के अंदर, वो हमेशा इंटरनल मेमोरी पर होती हैं। एक्सटर्नल मेमोरी पर आपकी एक्टिविटीज हमेशा स्लीपी मोड में होती हैं, बंद अवस्था में होती हैं। वो स्टोरेज का काम कर रहा है। कुछ भी आपने कलेक्ट किया, कोई इमेज, कोई मूवी, कोई क्लिप, वो स्टोर होकर के परमानेंटली आपके सेकेंडरी मेमोरी यानी कि एक्सटर्नल पर जाकर के स्टोर हो जाता है। लेकिन जो प्रोसेसिंग है वो ऑलवेज इंटरनल मेमोरी पर होती है। और इन दोनों मेमोरी का जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है इलेक्ट्रॉनिकली, वो इंटरनल मेमोरी ऑलवेज कॉस्टली होती है और एक्सटर्नल मेमोरी हमेशा चीप होती है, सस्ती होती है। जो इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है मैं उसकी बात कर रहा हूं। इसीलिए कभी भी किसी भी डिवाइस में आप देखते हैं कि इंटरनल बहुत कम होती है इन कंपैरिजन ऑफ एक्सटर्नल के। तो स्टूडेंट्स, इंटरनल और एक्सटर्नल में जो मैं आपको बता रहा था, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि एक्टिविटीज जितनी परफॉर्म होती हैं वो सारे इंटरनल पर होती हैं और एक्सटर्नल जो है वो स्टोरेज के काम में आता है। दूसरी बात मैं क्लियर करना चाहता हूं मेमोरी के कॉन्सेप्ट में कि अगर आप ये कहते हैं कि आपके फोन की मेमोरी 4 GB इंटरनल है और 512 GB एक्सटर्नल है, दिस इज इंटरनल एंड दिस इज एक्सटर्नल, तो इसका मतलब क्या है। यानी कि प्रोसेसिंग मेमोरी जो हमारी आएगी रैम के प्लेस पर जो काम कर रही है वो इंटरनल है, वो 4 GB है, और जो स्टोरेज का काम कर रही है वो 512 GB। आप देख रहे हैं कि कितने गुने का डिफरेंस है। अब थोड़ी सी मैं इस बात को समझाना चाहता हूं कि 4 GB का मतलब क्या है। हम लोग 4 GB से क्या मतलब लगाते हैं। देखिए, मैं थोड़ा सा बताता हूं आपको कि हम लोगों ने थोड़ा बाइनरी का नाम सुन रखा है, और बाइनरी में हमारे पास रिप्रेजेंटेशन के लिए केवल 2 सिंबल होते हैं, 0 एंड 1। इन्हीं 0 और 1 से हम कुछ भी लिख सकते हैं। 0-1 में अपना नाम लिख सकते हैं, 0-1 में अपना एड्रेस लिख सकते हैं, 0-1 में अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख सकते हैं। एनीथिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग बाइनरी नंबर सिस्टम। तो इसी तरह से बाइनरी में हमारे सारे के सारे जो एक्टिविटीज है वो स्टोर होती हैं। आपकी कोई इमेज होगी वो भी बाइनरी में स्टोर होगी, कोई ऑडियो होगा, कोई वीडियो होगा, वो भी बाइनरी में ही कन्वर्ट होकर के स्टोर होती है। यहाँ ये बात समझना है कि देखिए, ये लिखा हुआ है बाइनरी नंबर का 101, 1 2 3, ये 3 बिट है। 3 बिट बोला जाता है इसको। बाइनरी की जितनी डिजिट होगी उतने बिट बोला जाता है। एक्चुअली बिट का जो फुल फॉर्म है वो है बाइनरी डिजिट, बाइनरी डिजिट। तो बाइनरी से बाई और डिजिट से टी निकाल करके बिट बनाया गया। बाइनरी के जितने नंबर लिखे जाते हैं काउंटिंग में हम उसको उतने बिट बोलते हैं। देखिए, जैसे यहां पर मैंने लिखा 1010, तो दिस इज कॉल्ड 4 बिट, 4 बिट। लेकिन एक बात ये भी आप ध्यान रखें कि कोई भी
रिप्रेजेंटेशन मिनिमम 8 बिट पर होता है। 8 बिट से कम कुछ भी नहीं लिखा जा सकता है, मिनिमम 8 बिट। तो यहां पर मैं लिखता हूं 8 बिट को हम लोग 1 बाइट बोलते हैं। 1 बाइट शॉर्टकट में इसको बी लिखते हैं। आगे ध्यान दें कि 2 का पावर 10 बाइट इज इक्वल टू 1 किलो बाइट होता है। 1 किलो बाइट शॉर्टकट में किलो बाइट को केबी बोलते हैं। इसी तरह 2 का पावर 10 किलो बाइट को हम लोग 1 मेगाबाइट बोलते हैं। मेगाबाइट को शॉर्टकट में एमबी बोलते हैं। और फिर इसी तरह 2 का पावर 10 एमबी इज इक्वल टू 1 जीबी। 1 जीबी यानी कि 1 गीगाबाइट, और शॉर्टकट में गीगाबाइट को हम लोग जीबी बोलते हैं। अब आपने क्या कहा कि आपके फोन का जो इंटरनल मेमोरी है वो 4 जीबी है। इट मींस इसका मतलब क्या है 4 जीबी? 4 जीबी को आप बी में कन्वर्ट करिए, जीबी को आप बी में लाइए। तो 2 का पावर 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 का पावर 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 का पावर 10, 2 का पावर 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 का पावर 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 का पावर 10। तो ये कुल हो गया 2 का पावर 30 इंटू 4। 4 इंटू 2 का पावर 30। इतने करेक्टर्स एक साथ आपके इंटरनल मेमोरी में आ सकते हैं। ये उसका कैलकुलेशन हुआ। 4 जीबी का यही मतलब हुआ। और मेमोरी के अंदर ये 4 जीबी जब कंटेंट जाएगा तो इन्हीं सेल्स में जाता है। मैंने अभी आपको वेरिएबल के बारे में जो बताया, इन सेल्स से ही वो कंटेंट मेमोरी के अंदर जाके होल्ड होता है। अब मैं आगे आपको बताता हूं। अभी जैसा कि हमने बताया वेरिएबल और कांस्टेंट के रेस्पेक्ट में, कि वेरिएबल आपने लिखा a इज इक्वल टू 10। हमने कहा कि ये मेमोरी एरिया ग्राफ पेपर के सेल्स की तरीके से मल्टीपल सेल्स में डिवाइडेड होता है और हर एक सेल का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। सपोज कि इसका नंबर 10110002 एंड 1003 1004 1005, इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे और आगे हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये लिखा a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, c इज इक्वल टू a प्लस b एंड फाइनली व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ c। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे, लेकिन अब मेमोरी से जरा इस मैप को हम क्लियर करते हैं। देखें, एक तो ये है कि ये वैल्यू और वेरिएबल आपको दिख रहा है, ये जब मेमोरी के अंदर जाएगा तो मेमोरी के अंदर किसी एक एम्प्टी सेल जो पहले से खाली होगा, देखिए ये नंबर तो हर सेल को होगा, इसको हम लोग एम्प्टी ही मानते हैं, सेल का केवल एड्रेस है। अभी इसमें ना तो कोई वैल्यू गई है ना ही इसमें कोई कैलकुलेशन परफॉर्म हो रहा है। जब आपने लिखा a इक्वल टू 10 तो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर मेमोरी के अंदर जाता है और किसी एक एम्प्टी सेल का नाम रखेगा a और उसकी वैल्यू रखेगा 10। ये लाइन हो गया। दूसरी लाइन पर जब पहुंचेगा, लाइनें सीक्वेंस में प्रोसेस होंगी, तो दूसरा सेल b और इसकी वैल्यू हुई 20। तीसरा सेल c। अब यहां इस बात को आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से यही समझना है। ये लाइन दो पार्ट में डिवाइडेड है, c इज इक्वल टू a प्लस बी। तो जब भी इस तरह से लिखा मिलेगा आपको तो आप ये ध्यान देंगे कि a प्लस बी पहले ऐड होगा और ये वैल्यू वहां से देखी जाएगी। हमेशा कैलकुलेशन के समय वैल्यू वहां से देखेंगे, यहां से नहीं। ये वैल्यू तो वहां से आ ही चुकी है, वहां से देखिए a और b को ऐड करिए, ये हुआ 30। 30 कहां जाएगा? c में। तो हम यहाँ तीसरा वेरिएबल लेंगे c और उसकी वैल्यू रखेंगे 30 एंड क्वेश्चन मार्क देन c व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ c। द करंट वैल्यू ऑफ c इज 30। ये हमारा एग्जीक्यूशन प्रोसेस है। इतनी चीज हम यहाँ पर देख चुके। तो जब भी इस तरह से सीक्वेंस में ये लिखा जाएगा तो कंप्यूटर लाइन बाय लाइन इनको प्रोसेस करता हुआ हमेशा मेमोरी से लिंक रहेगा। ध्यान रहे, ये लाइनें इंस्ट्रक्शन है कंप्यूटर के लिए और ये हर लाइन मेमोरी से लिंक बना करके ही आगे बढ़ेगा, ये आगे बढ़ता जाएगा और मेमोरी के अंदर ये कैलकुलेशन परफॉर्म होता जाएगा। अब हम अगली बात जो आपको बताना चाहते हैं वो इसी से संबंधित है और वो हमारा टॉपिक है इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन। हम लोग इससे भी परिचित हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा कंप्यूटर के रेस्पेक्ट में बताने चल रहा हूं। इक्वेशन एंड
एक्सप्रेशन। जैसा हम लोगों ने पीछे पढ़ा है अभी तक बहुत सारे इक्वेशंस मैथमेटिकली, तो जरा देखें। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आपको ये अच्छी तरह पता है, ये एक इक्वेशन है, लॉ ऑफ मोशन है। यहां जो मैं बताना चाहता हूं कि देखिए इस इक्वेशन में v u और ये ए टी। अब यहां मैं ए टी को क्लेरिफाई करना चाहता हूं। ये हम जानते हैं, आप जानते हैं कि ए टी का मतलब a इंटू टी है। यहां इंटू का सिंबल हमको दिख नहीं रहा है, लेकिन हम समझते हैं, आप समझते हैं, हम पढ़ाते हैं, आप सुनते हैं, आप भी पढ़ाते हैं, आप भी समझते हैं, ये पता है, अंडरस्टूड है, लेकिन हिडन है। ये बात हिडन हमारे आपके साथ तो हो सकती है, कंप्यूटर के साथ कोई भी सिंबल कभी भी हिडन नहीं होगा। हमको हर चीजें क्लेरिफाई करके ही चलनी है। तो इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी। ये बात समझिएगा, ये आपका इक्वेशन है, ये आपका एक्सप्रेशन है। और ये बात मैं कंक्लूड कर दूं कि कंप्यूटर हमेशा एक्सप्रेशन सॉल्व करता है, इक्वेशन कभी नहीं सॉल्व करता। इक्वेशन केवल हम लोग मैथमेटिक्स में जैसा पढ़ते हैं वैसा रहता है, कंप्यूटर हमेशा एक्सप्रेशन सॉल्व करेगा। जरा एक बात और देखते हैं। हमारा दूसरा इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हम कंप्यूटर में ऐसे नहीं लिख सकते, फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहां लिखा हमने s इज इक्वल टू यू इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए इंटू टी इंटू टी। ये एक्सप्रेशन बन गया। ये कंप्यूटर में चलेगा, ये नहीं चलेगा। ये आपका इक्वेशन है, ये आपका एक्सप्रेशन है। ध्यान रखेंगे, हम लोग अभी सी स्टार्ट नहीं किए हैं। ये बातें जो भी आपको मैं बता रहा हूं ये हर लैंग्वेज के लिए है। आप सी में करेंगे, सी प्लस प्लस में करेंगे, जावा में करेंगे, या बेसिक कोबोल फोर्ट्रान पास्कल जो हमारी ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस थी उनमें करेंगे, सब में ये चीज आपको सेम मिलने वाली है। कहने का मतलब हुआ कि एक्सप्रेशन हमेशा किसी भी लैंग्वेज में ऐसा ही लिखा जाएगा। मैथमेटिकल सिंबल कोई भी हो वो हिडन नहीं होंगे, आपको क्लियर कट लिखना ही होगा, तभी आप बढ़ पाएंगे आगे। दूसरा एक बात बताऊं मैं कि हम लोग अपनी डेली लाइफ में प्लस को प्लस लिखते हैं, माइनस को माइनस लिखते हैं, मल्टीप्लिकेशन को हम लोग क्रॉस लिखते हैं और डिवीजन को हम लोग ऐसा लिखते हैं। पर ध्यान रहे, यहां पर प्लस को तो प्लस लिखेंगे, माइनस को माइनस लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल यहाँ स्टार के रूप में और डिवीजन का सिंबल यहाँ स्लैश के रूप में लिखा जाता है। और ये हर लैंग्वेज में मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार और डिवीजन के लिए स्लैश, प्लस के लिए प्लस, माइनस के लिए माइनस लिखा जाएगा। इसलिए जब भी हम किसी इक्वेशन को एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल स्टार के रूप में लिखेंगे और डिवीजन का सिंबल स्लैश के रूप में आएगा। ये बात हम आगे ध्यान रखेंगे। मैं भी अब आगे कभी भी मल्टीप्लिकेशन की जगह पर स्टार साइन लगाऊंगा और डिवीजन की जगह पर ये स्लैश साइन लगाऊंगा, तो आप ध्यान में रखेंगे, आप उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये सिंबल क्यों लग रहा है, इसीलिए मैंने इसको बताया। दूसरा आगे जो मैं बताने चल रहा हूं वो है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मोशन का जो थर्ड रूल है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और इसे आपको ज्यादा ध्यान से समझने की जरूरत है। ये होता है हमारा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखिए मैं इसको जरा एक्सपेंड करता हूं, एक्सप्रेशन के फॉर्म में ले चलना है। तो दिस इज v स्क्वायर एंड दिस इज u इंटू यू प्लस 2 इंटू a इंटू s। थोड़ा ध्यान रखें, ये बात अभी पूरी नहीं हुई। देखिए इस साइड का कैलकुलेशन और इस साइड, बहुत ध्यान देने की बात है। ये जो दो पार्ट में बटा हुआ है, एक इक्वल टू के राइट साइड, दूसरा इक्वल टू के लेफ्ट साइड। कंप्यूटर का जो काम करने का तरीका होता है, जो मीनिंग है इस लाइन की, राइट साइड के एक्सप्रेशन को सॉल्व करके जो कंक्लूडेड आंसर आया वो लेफ्ट साइड के वेरिएबल में पुट कर दिया जाता है। इसलिए इक्वल टू के लेफ्ट साइड में एक्सप्रेशन कभी नहीं आएगा, वहां केवल वेरिएबल आएगा जो कंटेनर का काम करेगा, ओनली टू होल्ड द कंक्लूडेड वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। सो इन द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वल टू सिंबल नेवर एनी एक्सप्रेशन शुड बी रिटेन। तो यहां क्या होगा, अब हमें एक स्टेप और बढ़ना होगा, v स्क्वायर को v के फॉर्म में लाना है। तो जब हम यहां v करेंगे
तो तुरंत इधर अंडर रूट के अंदर ये पूरा एक्सप्रेशन आ जाएगा, u इंटू यू प्लस 2 इंटू ए इंटू एस। अब एक और प्रॉब्लम आ गई, आप कंप्यूटर में इस तरह से एक्सप्रेशन को लिख ही नहीं सकते हो, पूरे पर अंडर रूट चढ़ा हुआ है, नहीं चल सकता। फिर कन्वर्ट करेंगे हम इसको, यहां लिखेंगे v इज इक्वल टू यू इंटू यू प्लस 2 इंटू ए इंटू एस और इसका पावर 1/2। अब फाइनली ये एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो गया। ध्यान रहे कि हम लोग यहां पावर के लिए एक सिंबल का यूज किए हैं। इस सिंबल को हम लोग कंप्यूटर की भाषा में कैरेट साइन बोलते हैं, CARRET, कैरेट साइन। कैरेट साइन नॉर्मली पावर के लिए यूज किया जाता है, पर एक बात और क्लियर कर दूं, पावर कैलकुलेट करने के लिए हर लैंग्वेज में प्रोविजन अलग अलग है। सी में किसी और तरीके से करते हैं, जावा में किसी और तरीके से, कोबोल फोर्ट्रान पास्कल में किसी और तरीके से, बेसिक में किसी और तरीके से। तो जो पावर कैलकुलेट करने का एग्जैक्ट सिस्टम है वो हम आगे और पढ़ेंगे, लेकिन नॉर्मली जब तक हम किसी लैंग्वेज पर नहीं आ रहे हैं तब तक पावर के लिए इसी सिंबल का यूज करेंगे। पावर 1/2 हो सकता है, पावर 2 हो सकता है, पावर 10 हो सकता है, पावर 3 हो सकता है, जैसी आपकी मर्जी, जो आपका रिक्वायरमेंट में आता हो। पर ध्यान रहे कि इस थर्ड जो इक्वेशन हमारे सामने, इसका फाइनली एक्सप्रेशन ये बन गया। इसलिए ये बात ध्यान रखेंगे, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में कभी भी आप v प्लस वी या v स्क्वायर या v इंटू वी, ये सब कभी नहीं आएंगे, ये सभी इनवैलिड हैं। इक्वल टू के लेफ्ट साइड में केवल और केवल कंटेनर वेरिएबल ही हमारा आएगा, उसके साथ नो स्क्वायर, नो एनी मैथमेटिकल सिंबल, नो एनी एक्सप्रेशन कैन बी। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अब हम लोग थोड़ा इन एक्सप्रेशंस पर प्रैक्टिस करते हैं, और जो प्रैक्टिस करने चल रहे हैं ये आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा कि हमारा कंप्यूटर कैसे सॉल्व करता है इन एक्सप्रेशंस को। ये एक बार हम लोग देखें तो आप जानेंगे कि कोडिंग की एक जो रास्ता है वो आपको आसान दिखने लगेगा। ये वेरिएबल्स हमने हटा दिया, मेमोरी सेल्स को हमने एम्प्टी कर दिया। ध्यान रहे कि एड्रेसेस पड़े रहेंगे, एड्रेसेस तो फिक्स होते हैं। अब हम चल रहे हैं एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने की टेक्निक देखने। ये हमारा इक्वेशन और एक्सप्रेशन का लास्ट टॉपिक है, आप ध्यान से समझेंगे। ये यहां पर लिखा हुआ है a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, c इज इक्वल टू a प्लस b, a इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, b इज इक्वल टू b प्लस c and c is equal to a into b. Finally, what will be the value of a, b and c? ये थोड़ा हमने ऐसे ही लिखा, कोई प्लानिंग नहीं है। अब ये देखना है कि यहां पहुंचते पहुंचते ए बी सी की फाइनल वैल्यू क्या होगी। अभी तो हमको दिख रही है, तो चलिए सीक्वेंस में इसको फॉलो करते हैं और आपको पता लग जाए कि कंप्यूटर ये कंप्यूटेशन करता कैसे है। तो पहली लाइन को देखा, इसका मतलब तो आप समझ रहे हैं कि a is a variable should be placed in the memory and the cell value will be 10। तो यहां हमने लिखा a और इसकी वैल्यू हो गई 10। फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूशन इज ओवर। सेकंड लाइन द नेम ऑफ वेरिएबल इज b and the value of variable is 20। थर्ड लाइन, अब यहां से आप ध्यान दीजिएगा, यहां इक्वल टू लगा है और इक्वल टू की राइट साइड में वैल्यू नहीं, एक्सप्रेशन है, इसलिए पहले राइट साइड सॉल्व होगा और फिर फाइनल वैल्यू यहां आएगी। तो a प्लस बी आप करिए। ध्यान रखें a और b की वैल्यू आप यहां से नहीं देखेंगे, आप वहां से देखेंगे, यहां से नहीं, क्योंकि ये आगे चेंज हो सकता है। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या हुई, 10 प्लस 20 दैट इज 30। ये 30 कहां जाएगा, c में, इसलिए c एक वेरिएबल लिया और वैल्यू पुट कर दिया 30। अब आगे यहां देखिए लिखा a प्लस बी प्लस सी। अब a की वैल्यू देखिए 10, b की वैल्यू 20, c की वैल्यू 30, तीनों ऐड करिए तो हो गया 60। 60 को कहां ले जाएंगे, अब यहां से बात फिर शुरू हो गई आगे, नहीं, यहां वैल्यू लानी है a में। पहले इधर सॉल्व करेंगे, इधर ध्यान नहीं देंगे, पहले इधर सॉल्व करेंगे, सॉल्व कीजिए, हो गया 30 लाके यहां पे रखिए। अब यहां पहले 10 था, अब कितना हो जाएगा 60। आप देख रहे हैं a की वैल्यू जो अब तक 10 थी वो 60 हो गई, वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो गई, इसीलिए वेरिएबल वेरिएबल है।
और चलते चलते चेंज हुई, यहां से चले थे तो 10 थी, यहां आई तो 60 हो गई। आगे देखिए ये लाइन भी ओवर, बी में आइए। अब कह रहा है कि बी प्लस सी, वहां से देखिए बी प्लस सी दैट इज 20 प्लस 30 50, और 50 जाएगा कहां, बी के अंदर, इसलिए ये बी जो अब तक 20 था वो 50 हो गया। अब फिर यहां आइए तीसरी लाइन, ए इंटू बी कीजिए, ए इंटू बी। अब ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू कहां जाएगी, सी के अंदर। तो ए इंटू बी, 6 5 जा 30 और डबल जीरो, तो ये हो गया 30 डबल जीरो 3000, सी में चला गया। अब कह रहा है फाइनली व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। तो ए की वैल्यू यहां से देखेंगे, ध्यान रहे यहां से नहीं देखेंगे क्योंकि ये चेंजेबल है, चेंज होता गया। वहां से देखेंगे आप, ए की वैल्यू 60 और बी की वैल्यू 50 और सी की वैल्यू 3000। तो कंप्यूटर इसी तरीके से इन एक्सप्रेशंस को सीक्वेंशियली सॉल्व करता है। ध्यान रहे सॉल्यूशन के दौरान आप मेमोरी मैप से कनेक्ट रहेंगे तो ही आप इसका सही आंसर निकाल पाएंगे। ऐसे कुछ एक्सप्रेशंस आप अपने से बनाइएगा और मेमोरी सेल की हेल्प से आप कैलकुलेट करके फाइनल आंसर निकालिएगा। तो बहुत अच्छा, आज हम लोगों ने इक्वेशन और एक्सप्रेशन पढ़ लिया। इक्वेशन और एक्सप्रेशन का एग्जीक्यूशन का मेथड समझ लिया, ये बहुत बड़ी चीज है। अगर आपको ये मेथड समझ में आ गया तो आप कोडिंग को अपने पास पाएंगे, आप बहुत आसानी से आगे इसको समझ पाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच। आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार जरूर देखिएगा जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ जाए और फिर हम लोग जल्द ही अपने अगले स्टेप पर पहुंचने वाले हैं। और आप तब तक इसको पूरी तरह से देख करके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए और अगर हो सके तो कमेंट में हमें अपनी प्रॉब्लम जरूर लिखिएगा जिससे कि हम अगले वीडियो में आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके भी बता सकें अगर कहीं से कोई डिफिकल्टी आप फील करते हैं तो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, जल्द ही मिलेंगे आपको हम अगले वीडियो में। बाय। तो स्टूडेंट्स, ये उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ मैं आपको छोटे छोटे 2-3 एक्सरसाइज इससे रिलेटेड दे देता हूं और आप खुद से इस तरह मेमोरी मैप बना करके सॉल्व कीजिएगा। जो आंसर आएगा वो आप हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा और कमेंट में आप ये भी लिखिएगा कि अभी आपको इसको समझने में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो निश्चित रूप से लिखिएगा। मेरा ये मोटिव है कि जिन किसी को भी प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम है या जो आने वाले एलटी ग्रेड के एग्जामिनेशन में अपीयर होने जा रहे हैं वो कम से कम वो टॉपिक जो यहाँ से पढ़ रहे हैं उतना पोर्शन उनको पूरी तरह से क्लियर हो। हम आपको कितना दे पाएंगे ये तो समय के साथ पता लगेगा, पर मेरी पूरी कोशिश है कि अब आपको बिना किसी और के हेल्प के ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। तो देखिए मैं कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ लिख रहा हूं, इनको आप खुद से अपने पेन पेपर से सॉल्व कीजिए। तो स्टूडेंट्स, ये मैं 2 एक्सरसाइज दे रहा हूं छोटे छोटे, इनको आप सॉल्व कीजिएगा और सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आया वो आप कमेंट में डालिएगा जिससे हमको पता चले कि आप कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। वो छोटे से नॉर्मल एक्सरसाइज है, 1 से 2 मिनट में हो जाएगा। तो देखिए फाइनली व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आई, ये पहला एक्सरसाइज है। और दूसरा एक्सरसाइज आप ये देखिए, एंड फाइनली व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। ये आप कीजिएगा और दोनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा जिससे मुझे भी पता चले कि आप कितना कर पा रहे हैं। तो बहुत अच्छा स्टूडेंट्स, आप साथ साथ चलें, आप बिल्कुल ये फील करेंगे कि आपको हर बातें अच्छे से समझ में आ रही हैं और आप जो कुछ भी सोच करके इसकी पढ़ाई कर रहे होंगे आपको उस पर पूरी सफलता मिलेगी। ओके, थैंक यू वेरी मच। जल्द ही मिलेंगे अपने अगले वीडियो के साथ।